guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the defense of Lucknow which is written by Alfred Tennyson. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस ऑफ लखनऊ के बारे में जिसको लिखा है अल्फ्रेड टेनिसन ने. सो हम देख लेते हैं कि हम इस पोम के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं. सो विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएट अल्फ्रेड टेनिसन, देन विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस poem. After that we'll discuss about a detailed explanation or you can say summary. Then we'll discuss about analysis and then theme. So ये सारे topics आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. So without any further delay, let's discuss about introduction to the poet. So guys, here is the introduction to the poet Alfred Tennyson. So before starting it, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आखिर ये पोएम है किस बारे में. देखो वैसे कुछ लोगों को तो पढ़कर पता लग गया होगा द डिफेंस ऑफ लखनऊ. बेसिकली जिनके पास ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम रही होगी 11th-12th में उन्होंने पढ़ा होगा 1857 का विद्रोह और क्रांति, द रिवोल्ट और रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 जो कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था. बट इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ लखनऊ का, क्योंकि देखो जो 1857 का सिपाही म्यूटनी हुआ वो सिर्फ मेरठ से स्टार्ट होकर वहीं खत्म नहीं हो गया, वो आगे बहुत दूर आजमगढ़, उसके आगे भी बहुत दूर तक फैला लखनऊ तक. सो लखनऊ का जो डिफेंस है वो किस तरीके से करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. तो हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि ब्रिटिशर्स बहुत बुरे थे, बट यहाँ पर इंडियंस को वाइल्ड दिखाया गया है. बिकॉज इसको किसने लिखा है? टेनिसन, अल्फ्रेड टेनिसन ने. और वो तो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से लिखेंगे क्योंकि वो इंग्लैंड के पोइट हैं, तो वो यहाँ पर इंडियंस को वाइल्ड दिखाते हैं. तो अल्फ्रेड टेनिसन इस पोएम में बताते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने लखनऊ का डिफेंस किया, लखनऊ को इंडियन सोल्जर्स से बचाया. तो वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सो हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू अल्फ्रेड टेनिसन. सो ही वाज बोर्न ऑन अगस्त 1809 एट सॉम्सर बे, लिंकनशायर. लिंकनशायर इज इन इंग्लैंड. सो 1809 में सॉम्सर बे, लिंकनशायर में जन्म होता है अल्फ्रेड टेनिसन का. और गाइस देखो, आप सोचते होगे कि मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन टू द पोएट क्यों डिस्कस कर रही हूँ. अब देखो आपने इंग्लिश ऑनर्स कर रही हो, एमए भी जब आप इसमें करोगे तो आपको ये सारी चीजें ना पता होनी चाहिए, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सो अल्फ्रेड टेनिसन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड. 19th सेंचुरी इंग्लैंड के वो एक ग्रेट पोएट रहे हैं, regarded as representative and spokesman of his age. उन्हें इस एज का 19th सेंचुरी इंग्लैंड की एज का एक रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक पर्सन, स्पोकमैन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है. And he follows almost all the features of the Victorian poetry which can be seen in his poem. So देखो जो विक्टोरियन पोइट्री है उसको लिखने का एक तरीका है, जैसे हमारा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है उसको लिखने के भी कुछ फीचर्स है. सिमिलरली विक्टोरियन पोइट्री को लिखने के भी कुछ फीचर्स हैं. सो जो अल्फ्रेड टेनिसन है उनकी पोइट्री में, उनकी पोम्स में हमें विक्टोरियन पोइट्री की ऑलमोस्ट सभी फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं. एंड हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट पोम इन मेमोरियम which was written in 1850, an elegy written on the death of his friend Arthur Hallam, not only expresses his personal sorrow but some of the intellectual problems of his time as well. Exactly. देखो जब भी हम किसी पोइट का, किसी नॉवेलिस्ट का, किसी प्ले राइट का कोई भी वर्क पढ़ते हैं तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वर्क हमें उस पोइट, प्ले राइट के टाइम पीरियड के बारे में भी बताएगा. सिमिलरली अल्फ्रेड टेनिसन का जो एक सबसे फेमस वर्क है, सबसे फेमस पोएम है इन मेमोरियम, जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ के बाद उसकी याद में लिखी थी, आर्थर हालम की याद में. सो ये पोएम में वो सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रीफ, पर्सनल सोरो नहीं एक्सप्लेन करते, बल्कि वो अपने टाइम पीरियड की सोसाइटी की क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स थी उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, उसकी भी एक झलक यहाँ पर दिखाते हैं. सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएट. नाउ विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस पोएम. So guys, here is the introduction to the poem. This poem divided into 7 parts. देखो I would suggest कि अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक खोल के बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि जब मैं आपके साथ अभी आगे समरी डिस्कस करूंगी ना तो आपको जो जो चीजें लिखनी हो आप उन लाइंस के ऊपर लिख भी पाओ. So this poem divided into 7 parts. बुक खोलोगे दिख जाएगा 7 parts में पोएम डिवाइड है. Published in 19th century in April 1789. ठीक है, 1789 मतलब सिपाही म्यूटनी के लगभग 20-21 साल बाद ये पब्लिश होती है. डेडिकेटेड टू प्रिंसेस एलिस. सो देखो जो अल्फ्रेड टेनिसन है वो इस पोएम को किसको डेडिकेट करते हैं? प्रिंसेस एलिस को. प्रिंसेस एलिस कौन है? क्वीन विक्टोरिया की बहुत सुंदर सी एक बेटी.
क्वीन विक्टोरिया की बेटी होती है प्रिंसेस एलिस, उसको ये डेडिकेट करते हैं। तो प्रिंसेस एलिस जो है उसकी हो जाती है शादी किससे? ड्रेंस्टेड से। अब ये ड्रेंस्टेड जो है ये ग्रैंड ड्यूक है हीज का, इससे इसकी शादी हो जाती है। सो क्या होता है, प्रिंसेस हैड लॉस्ट अ बेबी सन इन 1873। अब ये जो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस एलिस, इसकी हो गई शादी। अब एक दिन 1873 में इसका जो बेटा था वो विंडो से गिर जाता है। इसकी आंखों के सामने ये इंसिडेंट होता है कि इसका बेटा विंडो से गिर जाता है। जब तक ही वहां पर पहुंचती वो नीचे गिर जाता है। तो मतलब ये अपने बेटे को बचा नहीं पाती। एक तो इसको ये दुख हो जाता है, दूसरा क्या होता है, इन नवंबर 1878 हर 5 years old daughter Mary died of diphtheria। एक तो देखो लगभग 5 साल पहले 1703 में, मतलब 1873 में इसका बेटा मर गया इसकी आंखों के सामने विंडो से कूदकर। अब 1878 में क्या होता है, इसकी बेटी की भी डेथ हो जाती है जो कि सिर्फ 5 साल की होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिजीज विच इज डिप्थेरिया। एट दैट टाइम हमारे पास कोई भी डिप्थेरिया का इलाज नहीं था, सो इसकी बेटी की हो गई डेथ। प्रिंसेस को सब लोग कहते हैं कि मतलब अब तुम्हारी बेटी की जिसकी डेथ हो गई है उससे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि उसे एक ऐसी डिजीज थी जिसका इलाज नहीं है। बट प्रिंसेस किसी की एक नहीं सुनती है एंड शी किस्ड हर डॉटर अगेंस्ट द वार्निंग्स ऑफ द क्राउड एंड शी कॉट द इन्फेक्शन एज वेल एंड शी डाइड। अब वो किसी की नहीं सुनती और वो अपनी जो बेटी मर गई है उसको किस करती है और वो इन्फेक्शन उसको भी हो जाता है, वो भी मर जाती है। सो इसी याद में अल्फ्रेड टेनिसन ये पोम लिखते हैं। सो बेसिकली इट इज अ बलार्ड ऑन द डिफेंस ऑफ लखनऊ। बलार्ड इज अ टाइप और अ स्टाइल टू राइट अ पोम। देखो हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स है, स्टाइल है पोइट्री लिखने के, वो अलग से पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आप चाहोगे। यहाँ पर करूंगी तो थोड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियोस। So here Tennyson's poem gives a dramatic account of long resistance of a handful of British soldiers and men at the Lucknow during the Indian Sepoy Mutiny of 1857. So मैंने आपको बताया अल्फ्रेड टेनिसन यहाँ क्या बताते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स के सामने डटकर खड़े रहते हैं, रेसिस्ट करते हैं, उनको रोकते हैं, लखनऊ को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है। So for writing this, Tennyson had thoroughly investigated the facts of the terrible siege of Lucknow. So ऐसा नहीं है कि अल्फ्रेड टेनिसन ने ऐसे ही लिख दिया, उन्होंने बहुत थॉरली इन्वेस्टिगेट किया, फैक्ट ढूंढने की कोशिश की जिसके ऊपर बेस करके उन्होंने इस पोएम को लिखा था। So guys, that's all about introduction to the poem. Now we'll discuss about the summary। और अगर बुक है मैंने आपको कहा तो ओपन कर लीजिए। So here is the detailed explanation or summary. First of all, we'll discuss about the first part. So in the first part, Tennyson involves the flag of England. सबसे पहले जो टेनिसन है इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से करते हैं, इंग्लैंड के फ्लैग को इन्वॉल्व करते हैं। गाइस देखो यहाँ पर मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि लाइन वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँ सो डू लेट मी नो, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी इसमें लाइन वाइज एक्सप्लेन कर दूंगी। नोट्स नहीं लिखूंगी, सिर्फ लाइन वाइज समझा दूंगी कि किस तरीके से क्या हो रहा है किस लाइन में। सो फर्स्ट पार्ट में जो टेनिसन है सबसे पहले इंग्लैंड के फ्लैग का जिक्र करते हैं और वो क्या कहते हैं कि इंग्लैंड का फ्लैग जो है एज अ बैनर ऑफ ब्रिटेन flown high, not merely for a season but every time when Britishers won a battle। क्या कहते हैं टेनिसन यहाँ पर कि जो इंग्लैंड का झंडा है वो हमेशा फहरता रहता है, मतलब बहुत ऊंचाई पर वो झंडा हमेशा फ्लॉन करता है, सीजन के अकॉर्डिंग नहीं। ये नहीं कि हवा चल रही है, अच्छा मौसम है तो वो फ्लॉन कर रहा है, नो। जब भी ब्रिटिशर्स कोई बैटल जीतते हैं हमेशा वो झंडा ऊंचा हो जाता है और हमेशा फ्लॉन करता रहता है। बट नेवर वेव्ड एज फ्लोटेड ऑन टॉप रूफ्स। बट ये फ्लैग जो कि हमेशा फ्लॉन करता रहता है इतना ज्यादा पावरफुल ग्लोरी से कभी भी वेव नहीं किया जितना कि अब कर रहा है टॉप रूफ्स पर। हॉरिबल सीज ऑफ लखनऊ वेयर अ न्यू फ्लैग वाज रेज्ड अगेन एंड अगेन प्लेस ऑफ डिस्ट्रॉयड वन। कि अब तो देखो इन्होंने सीज कर लिया, अब तो उस पर झंडा इनका फहर ही रहा है। बट क्या हुआ था ना, जब भी सोल्जर्स आते इनका फ्लैग हटा देते तो बार बार ये वहां जाकर अपना फ्लैग लगाते, तो ये एक तरीके से अगेन एंड अगेन ये सीन चल रहा था क्योंकि पुराने वाले को इंडियंस हटा देते थे तो बार बार ये जाते ब्रिटिशर्स और वहां पर अपना फ्लैग लगा रहे। सो हॉरिबल सीज ऑफ लखनऊ, लखनऊ का ये सीजिंग होने के बाद ये वहां पर अपना फ्लैग पर्टिकुलरली लगा देते हैं प्लेस पर, पर्टिकुलर प्लेस पर, ठीक है। सो गाइज हियर इज द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर टेनिसन क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ही डिस्क्राइब्स द डिफेंस अगेंस्ट द एनिमी, विमेन एंड चिल्ड्रन वर टू बी डिफेंडेड। वो क्या कहते हैं
कि हमारे पास, मतलब ब्रिटिशर्स, देखो वो ब्रिटिश हैं तो वो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के पास जो आर्मी है, जो डिफेंस करने के लिए लोग हैं, वो बहुत कम है, मतलब इनका ट्रूप बहुत छोटा है। इसके बावजूद वो लोग लगातार फाइट कर रहे हैं और जो ब्रिटिश विमेन और बच्चे हैं वो भी लगातार अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स मीन यहाँ पर टेनिसन कह रहे हैं कि ब्रिटिशर कम होने के बावजूद भी हार नहीं मान रहे हैं, लास्ट तक लड़ने का दम रखते हैं। They could hold against the mutineers for 15 to 20 days but determined never to give up. तो वो कह रहे हैं कि हमारा ट्रूप इतना छोटा है, हमारे लोग इतने कम हैं कि हम मुश्किल से उन लोगों के सामने 15-20 दिन तक रह पाएंगे, बट हम गिव अप नहीं करेंगे, मर जाएंगे बट गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। कौन कह रहा है ये? टेनिसन, कि ब्रिटिशर्स हार नहीं मानेंगे, मर जाएंगे बट लास्ट तक लड़ेंगे। एवरी सोल्जर शुड फाइट एंड डाई एट हिज अपॉइंटेड प्लेस, नॉट सरेंडर। कि मतलब हर ब्रिटिश सोल्जर लास्ट तक फाइट करेगा, जो भी प्लेस उसको अपॉइंट किया है वो उस प्लेस पर लास्ट तक लड़ाई लड़ेगा, एंड तक फाइट करेगा, सरेंडर बिल्कुल भी नहीं करना है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। वो ये बता रहे हैं कि एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में ये सारी चीजें डिसाइड की थी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, हम इतने कम थे, इंडियंस हमें आसानी से हरा सकते थे, 15-20 दिन तक भी ये वॉर नहीं चलता, बट हमने डिसाइड किया था कि हम गिव अप नहीं करेंगे। हमारे एक एक सोल्जर ने लास्ट तक लड़ने की हिम्मत दिखाई कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। Their loved one who died gave them courage to fight। और क्या कहते हैं टेनिसन कि जो सोल्जर्स थे या जो ब्रिटिशर्स थे, उनके जो लोग मर गए इस वॉर में, उन्होंने उनको एक एनकरेजमेंट दिया कि अब तुम्हें बदला लेने के लिए लड़ना है। मतलब कोई पर्सन है, कोई सोल्जर है, उसका कोई रिलेटिव मर गया इस म्यूटनी में, तो उसने एक तरीके से उस मरने वाले पर्सन ने उस सोल्जर को एक करेज दिया कि तुम्हें बदला लेना है मेरी मौत का। पोएट देन टॉक्स अबाउट सर Henry Lawrence, who was the Brigadier General of the British Army, led the British troops against the mutineers। उसके बाद पोइट किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं? जो ब्रिगेडियर जनरल थे ब्रिटिश आर्मी के उस टाइम पर, कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस। उसके बाद टेनिसन यहाँ पर सर हेनरी लॉरेंस के बारे में बताते हैं कि ब्रिगेडियर जनरल ने किस तरीके से ब्रिटिश ट्रूप को लीड किया फाइट करने के लिए। He was injured on 1st of July by 8-inch shell burst him। तो मतलब वो बता रहे हैं कि जो ब्रिगेडियर जनरल थे वो भी इंजर्ड हो जाते हैं इस वॉर में, इस फाइट में वो भी इंजर्ड हो जाते हैं, और लगभग 8 इंच शेल से, मतलब वो पूरा जल जाता है, जो शेल वगैरह होते हैं उससे वो पूरा इंजर्ड हो जाते हैं। एंड ही सफर्ड एंड स्क्यूम्ड टू हिज इंजरी ऑन 4th of July। सो मतलब उसके बाद वो उसका दवा इलाज कराते हैं। फायर शॉट एवरीवेयर, डेथ एवरीवेयर, कि मतलब हर जगह तबाही हो रही है, कोई किसी को शूट कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, डेथ एवरीवेयर। तो ये होता है पार्ट 2 में। टेनिसन बताते हैं कि ब्रिटिशर्स इतने कम होने के बावजूद हार ना मानने का डिसाइड करते हैं, अपने प्लेस पर एंड तक लड़ते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, ब्रिगेडियर जनरल का रोल बताते हैं। हियर इज द थर्ड पार्ट, described how enemy tried to blast the underground mines many times। सो सेकेंड पार्ट में देखा किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक तरीके से अच्छा दिखाया कि वो बहुत ब्रेव थे, लड़ने के लिए तैयार थे, हार नहीं मानते। थर्ड पार्ट में यहाँ टेनिसन कहते हैं कि जो एनिमी थे, एनिमी कौन हुआ? इंडियन सोल्जर्स, कि जो इंडियंस थे वो किस तरीके से अंडरग्राउंड माइंस में बार बार ब्लास्ट कर रहे थे, मतलब लोग नीचे जाकर छुपे हुए थे, उनमें भी इंडियंस ब्लास्ट कर रहे थे। ये कौन कहता है? टेनिसन। बार बार ब्लास्ट कर रहे थे, बट वन डे दे सक्सीडेड। Mutineers yelled, advanced to attack the defense of Residency and innumerable mutineers were killed। तो एक दिन ये सक्सीड हो जाते हैं, चिल्लाते हैं म्यूटिनियर्स, और क्या होता है, जो लोग मतलब रेजिडेंसी को डिफेंस कर रहे थे उन पर अटैक करते हैं और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। दे अटैक वाटर गेट, द बेली गेट, अदर प्लेसेस। अब बहुत सारे प्लेसेस पर इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। देखो स्टार्टिंग मैंने आपको कहा मेरठ से होती है, लेकिन यहाँ पर हम आगे पहुंच चुके हैं लखनऊ में। लखनऊ के बाद भी ये बहुत दिनों तक चलती है। They were surging and swaying all around, were killing and being killed। मतलब मार रहे हैं और मर रहे हैं, सर्जिंग एंड स्वेइंग। ठीक है, ये चल रहा है, मार भी रहे हैं और मर भी रहे हैं।
but even this big number could not subdue the handful defenders. Banner of England still flew upon the topmost. क्या कहते हैं यहाँ टेनिसन कि इतने सारे डिफेंडर्स, हैंडफुल डिफेंडर्स, जिनके पास क्या है, हथियार हैं, मतलब उनके पास हथियार हैं, हैंडफुल डिफेंडर्स, उनके पास हथियार है, इतनी बड़ी संख्या में वो लोग हैं, मतलब इंडियंस लोगों के पास वीपन्स भी हैं, इतने सारे वो लोग भी हैं, और उसके बावजूद भी जो इंग्लैंड का फ्लैग है वो ऊंचाई पर अब भी है। कि तुम लोगों का इतने सारे नंबर होने का, इतने सारे लोग होने का और हैंडफुल होने का कोई भी फायदा नहीं है, बिकॉज इंग्लैंड का जो बैनर है, बैनर क्या है, फ्लैग, वो अभी भी ऊंचाई पर ही है। So guys, here is the fourth part. Describes that British defenders were brave and strong as they belonged to the group of mankind who made to give orders. तो देखो, तीसरे में उन्होंने बताया कि इंडियन सोल्जर्स इतने ज्यादा हैं नंबर्स में और उनके पास वीपन्स भी है, उसके बावजूद हमारा बैनर ऊंचाई पर है। अब फोर्थ पार्ट में वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश डिफेंडर्स हैं, मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ब्रेव है। डिफेंडर्स क्यों कहा, क्योंकि वो म्यूटिनियर्स को उनसे लड़ रहे हैं, उनसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ब्रिटिश डिफेंडर्स जो है वो बहुत ब्रेव हैं, स्ट्रांग है, क्योंकि वो मैनकाइंड के उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि ऑर्डर देने के लिए बने हैं। टेनिसन कहती है ये चीज। ईच इंग्लिश मैन होप was hung on these defending troops, prayed for their survival as they could fight bravely and save all. Each Englishman मतलब हर ब्रिटिशर जो है उनकी उम्मीदें किस पर टिकी हुई है, इन डिफेंडिंग ट्रूप्स पर, मतलब जो ये सोल्जर्स है, जो ब्रिटिश डिफेंडर सोल्जर्स हैं, इन्हीं पर तो टिकी है। और इनकी लंबी आयु की ही वो कामना कर रहे हैं कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो सही सलामत रहें, क्योंकि अगर वो सही सलामत रहेंगे तो हमारे लिए फाइट कर पाएंगे ब्रेवली और हमें भी बचा लेंगे। बट अगर हमारे सोल्जर्स को ही कुछ हो गया तो फिर तो हमारा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए वो प्रे करते हैं कि हमारे जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो सही सलामत हो और फाइट करते रहे और हमें बचा लें। बट ईच डे नंबर वॉज रिड्यूसिंग, किल्ड बाय द म्यूटिनियर्स आर्मी। लेकिन हर दिन क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ डिफेंडर्स हैं, ब्रिटिश डिफेंडर्स का जो नंबर है वो हर दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें म्यूटिनियर्स मार रहे हैं। सो ब्रिटिश फ्राइटेंड फॉर देयर वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो देखो, हर दिन जो ब्रिटिश डिफेंडर्स है वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि म्यूटिनियर्स उन्हें मार रहे हैं। तो अब ब्रिटिशर्स को डर लगने लग गया है अपनी विमेन और बच्चों के लिए कि अब हमारे बच्चों और विमेन को खतरा है, इनका क्या करें, इनको कैसे बचाएं, बिकॉज एनिमीज डिस्ट्रॉयज द ट्रूप फास्ट, क्योंकि जो एनिमी है इनके डिफेंडर्स को मारे जा रहे हैं। एंड दे कंसर्न फॉर देयर फैमिली, इन्हें अपनी फैमिली के लिए भी बड़ा कंसर्न है, हमारे बच्चों का क्या होगा, उनकी बीवियों का क्या होगा, है ना, विमेन का क्या होगा। एंड दे विस्पर अमंग दैम, किल द विमेन एंड चिल्ड्रन रादर देन अलाउ दैम टू डू सो, कि अपने बच्चों और विमेन को खुद ही मार देते हैं, इससे अच्छा कि म्यूटिनियर्स मारे, दुश्मन मारे, इससे अच्छा खुद ही मार देते हैं। ये ऐसी गॉसिप्स चल रही हैं, विस्परिंग चल रही है, ब्रिटिशर्स आपस में बात कर रहे हैं कि म्यूटिनियर्स आकर मारे हमारे बच्चों और विमेन को, इससे पहले हम खुद ही मार देते हैं। एंड देयर वर कंटिन्यूअस रोर ऑफ शॉट्स एंड ब्लास्ट ऑल अराउंड, हर तरफ शोर है शॉट्स का और ब्लास्ट्स हो रहे हैं। सो ये होता है फोर्थ पार्ट में। नाउ विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ पार्ट। सो हियर इज द फिफ्थ पार्ट। डिस्क्राइब्स नेक्स्ट मॉर्निंग वायलेंट बर्स्ट ऑफ अंडरमाइन, mutineers cleared from the British lines of defense and reached the roof. So फिफ्थ पार्ट में बात होती है अगली सुबह की, नेक्स्ट मॉर्निंग की। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जो ये म्यूटिनियर्स थे, जो ये विद्रोही थे ब्रिटिशर्स की भाषा में, ये पहुंच जाते हैं रूफ पर, जहां पर इनका झंडा था, जहां पर इनका बैनर ऑफ इंग्लैंड जो कि फ्लैग है, वहां पर पहुंच जाते हैं ये म्यूटिनियर्स। बट वन बाय वन फेल टू द बुलेट, कि मतलब एक एक करके जो डिफेंडर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, इनको गोली मारकर एक एक को खत्म कर देते हैं। इंडियन सोल्जर हु फोर्ट फॉर द ब्रिटिशर्स अगेंस्ट देयर ऑन फ्रीडम फाइटर्स डिफीटेड दैम। दिस वाज वेरी बैड। एज एन इंडियन जब हम ये चीजें पढ़ते हैं तो ये बड़ा लगती है कि हमारे ही लोग हमारे खुद के खिलाफ लड़ते हैं। सो इंडियन सोल्जर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स की साइड हो गए, मतलब वो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ते हैं अपने लोगों के खिलाफ होकर। इंडियन सोल्जर्स हु फॉट फॉर द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के लिए लड़े अगेंस्ट देयर ऑन फ्रीडम फाइटर्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ते हैं और वही इन्हें मारते हैं। मतलब अगर हमारे लोग हमारी साइड होते तो शायद हमें इंडिपेंडेंस बहुत पहले
मिल चुकी होती, क्योंकि हमारे ही इंडियन सोल्जर्स ने ही तो हमें हराया। यहाँ पर लिखा है डिफीटेड दैम। हियर इज द सिक्स्थ पार्ट। दिस पार्ट डिस्क्राइब्स पीपल will forget what they had suffered, but they will remember what the British troops did to them. So sixth part में क्या कहते हैं टेनिसन कि लोग भूल जाएंगे उन्होंने क्या क्या चीजें सफर की, बट वो हमेशा याद रखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने उनके साथ क्या किया। यहाँ चोट लगी, यहाँ लगी, दैट डजेंट मैटर। ब्रिटिशर्स ने तुम्हारे साथ क्या किया वो तुम हमेशा याद रखोगे। कौन कहता है? टेनिसन। Soldiers had fight all day and to guard keep awake all through the night। कि मतलब जो सोल्जर्स है पूरे दिन फाइट करते हैं और पूरी रात जाग कर गार्ड करते हैं। There were attacks, counter attacks, sound of bugles and drums in the darkness of night, shouting and noise of arms day and night। मतलब हर तरफ फाइट ही फाइट, लड़ाई ही लड़ाई, अटैक्स हो रहे हैं, काउंटर अटैक्स हो रहे हैं। 5 soldiers fought with the strength of 50। अब यहाँ पर ये ब्रेवरी दिखा रहे हैं ब्रिटिशर्स की कि ब्रिटिशर्स सिर्फ 5 बचे थे, बट फिर भी 50 की स्ट्रेंथ से लड़ रहे हैं। ताकत बल 50 का है, नंबर सिर्फ 5 है। मीन्स दे वर फ्यू बट फॉट ब्रेवली लाइक एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। नंबर कम है बट लड़ आर्मी की तरह रहे हैं। अ सिंगल सर्वाइवर सरप्राइजिंग इवेंट फॉर देम, एंटिसिपेटेड एवरीवन वुड बी किल्ड। तो इनके लिए क्या था? ब्रिटिशर सोच रहे थे कि अगर हमारा एक भी सोल्जर जिंदा बच जाता है, सिंगल सर्वाइवर भी अगर बच जाता है, तो वो हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग इवेंट होगा, क्योंकि हम बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं रख रहे हैं कि कोई जिंदा बचेगा, क्योंकि फाइट ही इतने बुरे तरीके की है, 5 लोग बचे हुए हैं। ऑब्वियसली हम हार जाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि एक सिंगल सर्वाइवर भी बच जाता है तो दैट वुड बी सरप्राइजिंग फॉर अस। होल डे डेथ वॉज कॉज्ड बाय डिसलॉयल पीपल। वो क्या कहते हैं कि हर रोज डिसलॉयल पीपल यहाँ पर कौन है? वो इंडियंस जो यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, इंडियन सोल्जर्स जो फाइट कर रहे हैं, उन्हें डिसलॉयल कह रहे हैं ये। वो कहते हैं कि इंडियन लोग जो हमारे सोल्जर्स ब्रिटिशर्स को मार रहे हैं वो डिसलॉयल है। और एवरी नाइट डेड बॉडीज वर लेड डाउन इन द ग्राउंड विदाउट कॉफिन्स। मतलब देखो, जब दफनाते हैं तो कॉफिन्स ताबूत में डालते हैं, बट इतनी ज्यादा डेड बॉडीज हैं कि कॉफिन्स के बिना ही उन्हें ब्यूरी कर रहे हैं। पोइट कंपेयर्स ब्यूटीफुल सीजन इन इंग्लैंड इन द मंथ ऑफ मे विद हीट एंड सफरिंग ऑफ द बैटल इन लखनऊ। तो यहाँ पर पोइट एक छोटा सा और वेरी इंपॉर्टेंट सा कंपैरिजन करते हैं इंग्लैंड के और इंडिया के बीच। इंग्लैंड में मई का जो सीजन है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, प्लीजेंट होता है। एट द सेम टाइम इंडिया में इस टाइम इतनी धूप होती है, गर्मी होती है, साथ साथ हीट एंड सफरिंग ऑफ द बैटल भी है। इस बैटल के कारण भी तो हीट और सफरिंग है लखनऊ में, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। हीट वॉज लाइक माउथ ऑफ हेल। क्या कहते हैं कि जो ये गर्मी है सफरिंग की भी और वैसे भी वॉज लाइक माउथ ऑफ हेल। उसके बाद अब देखो यहाँ पर जब समर खत्म हो जाता है उसके बाद रेनी सीजन आता है। तो देखो, गर्मी खत्म होने के बाद क्या हो गया? हैवी रेनफॉल। फॉल स्मेल कमिंग आउट ऑफ रॉटिंग बॉडी पार्ट्स डेड ऑफ द डेड। इन्यूमरेबल फ्लाइज वर गिविंग एंडलेस सफरिंग, डिजीज लाइक स्कर्वी, कॉलेरा एंड फीवर। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ आपको हुआ क्या। देखो, पहले थी बहुत गर्मी मई जून में, उसके बाद अगस्त सितंबर में बारिश। अब बारिश के बाद जो ये डेड बॉडीज थी इनमें गया पानी, वो सड़ती हैं, उनमें से बड़ी गंदी सी एक स्मेल आती है, फॉल स्मेल। पानी इकट्ठा हो रखा है तो वहां पर क्या होगा? फ्लाइज होंगी, इन्यूमरेबल फ्लाइज, बहुत सारी। और फ्लाइज क्या करती हैं? डिजीज स्प्रेड करती हैं। तो ये फ्लाइज स्प्रेड कर देती है यहाँ पर डिजीज, स्कर्वी, कॉलेरा, फीवर, बीमारियां फैल गई। The pain, the suffering, the distress, the exertion, all were useless as they could not save them. नहीं बचा पा रहे। Even women considered frail and weak served as nurses and showed their courage. Had no time even to lament for their dying children. Even जो अब यहाँ पर वो ब्रिटिश विमेन की ब्रेवरी दिखा रहे हैं कि जो ब्रिटिश विमेन हैं वो इतना वीक होने के बावजूद भी नर्सेज की तरह सर्व कर रही हैं, अपना करेज दिखा रही हैं कि इस सिचुएशन में हमारे विमेन इतना करेज दिखा रही हैं कि उनके बच्चे मर गए हैं, वो उनके पास नहीं जा रही हैं, वो रोना दुखड़ा नहीं मना रही हैं। दे वर नॉट लेमेंटिंग, बल्कि जो हमारे सोल्जर्स को चोट लगी है वो उन्हें सर्व कर रही हैं।
Havelock, a British general of army, was killed mercilessly. हैवलॉक जो था, जो कि ब्रिटिश आर्मी का जनरल था, वो मार दिया जाता है मर्सीलेसली, बहुत मतलब बुरे तरीके से. द एनिमी kept on showering bullets and cannonballs on already shattered walls of the British residency day and night. क्या कहते हैं कि एनिमी कौन है उनके, हम इंडियंस ही तो हैं, कि मतलब जो इंडियंस है वो हमारी जो वॉल्स है जो ऑलरेडी शैटर्ड हो रखी हैं पूरी, उन वॉल्स पर बुलेट और कैनन बॉल्स फेंके जा रहे हैं दिन रात. सो ये होता है पार्ट 6 में. सो गाइस, हियर इज द पार्ट 7. इन दिस पार्ट टेनिसन डिस्क्राइब्स द डिफीट ऑफ म्यूटेनियर्स एंड विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स. सो इस पार्ट में टेनिसन क्या डिस्क्राइब करते हैं कि जो म्यूटेनियर्स थे, मतलब जो इंडियंस थे, वो हार गए और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, उनकी विक्ट्री हो जाती है. इन मिडल ऑफ कॉन्टिन्यूस हैवी गन फायर एंड बर्स्ट ऑफ शेल्स, the spies bring the news that the bravery of General Outram and General Havelock has saved the Britishers. So देखो, continuously फायरिंग हो रही है, गन शॉट्स चल रहे हैं, गन फायरिंग हो रही है कॉन्टिन्यूसली. उसके बावजूद स्पाइस मतलब जो छुप छुप कर नजरें रखते हैं, वो आकर इन्फॉर्म करते हैं कि जनरल ऑट्राम और जनरल हैवलॉक ने हमें मतलब ब्रिटिशर्स को बचा लिया. देन इंग्लिश बैगपाइप म्यूजिक वॉज हर्ड. मतलब ये इंग्लिश बैगपाइप म्यूजिक जो है ये मतलब होता होगा ऑस्पिशियस मोमेंट पर ये प्ले करते होंगे, तो इस म्यूजिक की वॉइस सुनाई देती है. एंड देयर वर शॉट्स ऑफ जॉय फ्रॉम कॉन्करिंग ट्रूप्स. और देखो जॉय मतलब आवाजें आ रही है, बहुत शोर आ रहा है. देखो ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं तो वो खुशी तो मनाएंगे, तो बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है, शाउट्स ऑफ जॉय, खुशी से लोग चिल्ला रहे हैं. जो ट्रूप थे इनके वो खुशी से चिल्ला रहे हैं. एंड दिस फाइट लास्टेड फॉर 87 days. मतलब जिस फाइट का इन्हें अंदाजा था मुश्किल से 15-20 दिन तक नहीं चलेगी, वो फाइट कितने दिन चल गई, 87 days. Though in the beginning, यहाँ पर होना था beginning. Though in the beginning it was anticipated to last only for 15 to 20 days. 15-20 दिन का उम्मीद था, बट चल गई 87 days तक. ठीक है, ये होता है पार्ट 7. So guys, this was a summary. Now I'll discuss analysis with you. So guys, here is the analysis. Tennyson used ballad form to tell this dramatic narrative of the siege of Lucknow. मैंने आपको बताया ballad form का वो यहाँ पर यूज करते हैं इस पोएम को लिखने के लिए. And as a ballad, poem is simple, fairly short, using simple language. ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज है, छोटी सी पोएम है. इट इज नॉट अ फोक बलाड बट अ लिटरेरी बलाड. वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई फोक बलाड नहीं है बल्कि एक लिटरेरी बलाड है. एंड इट वॉज कॉन्शियसली क्रिएटेड बाय टेनिसन, मेकिंग यूज ऑफ मैनी डिवाइसेस एंड कन्वेंशंस ऑफ फोक बलाड. देखो, ये फोक बलाड नहीं है, ये लिटरेरी बलाड है, लेकिन जो टेनिसन है वो इसको कॉन्शियसली जानबूझकर क्रिएट करते हैं. कुछ कन्वेंशंस लेते हैं, कुछ डिवाइसेस लेते हैं जो कि फोक बलाड के होते हैं, उसके बाद ही इसे क्रिएट करते हैं, बट वो एक लिटरेरी बलाड है. कुछ कन्वेंशंस वो यहाँ पर फॉलो करते हैं फोक बलाड की. फोक बलाड वाज ओरिजिनली डिजाइन्ड टू बी संग एंड मेड यूज ऑफ रिफ्रेन्स. फोक बलाड क्या होता है ना, मतलब गाने के लिए तो होता ही है, ये डिजाइन करते हैं कि हम इसे इस तरीके से गाएंगे और लास्ट में एक रिफ्रेन रखेंगे जो लाइन हर पैरा के बाद रिपीट होगी. जैसे कई सॉन्ग्स हम सुनते हैं, पहले लाइन्स आती रहती है नॉर्मल, लास्ट की 2-3 लाइन या एक लाइन जो भी है वो रिपीट होती है हर पैरा के बाद, तो वो होता है रिफ्रेन. द सिंगेबिलिटी इज प्रेजेंट. सिंगेबिलिटी होती है, गा सकते हो आप इसको. सिंगेबिलिटी इज प्रेजेंट इन टेनिसन्स पोएम. टेनिसन्स की पोएम में सिंगेबिलिटी होती है. एंड वन रिफ्रेन हैज यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच पार्ट. आप जब अपने ये पोएम देखोगे, इसमें भी लास्ट में एक रिफ्रेन है. सो टेनिसन की पोएम में एक सिंगेबिलिटी भी है और एक रिफ्रेन है. हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन रिपीट हो रही है. इस पोएम में क्या है मैं आपको बता देती हूँ. एंड एवर अपॉन द टॉप मोस्ट रूफ आर बैनर ऑफ इंग्लैंड ब्लू. दिस इज द रिफ्रेन लाइन जो कि रिपीट होती है. Poem exhibits Tennyson's patriotism as he has turned the besieged English soldier in residency of England during the Indian Sepoy Mutiny of 1857 into war heroes. Exactly, यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो टेनिसन है वो पैट्रियोटिक हैं, ब्रिटेन के हैं भाई, तो ब्रिटेन के बारे में तो अच्छा अच्छा बता रहे हैं. पैट्रियोटिज्म दिखाया गया है. पैट्रियोटिज्म को आप थीम में भी डाल सकते हो. सो वो दिखा रहे हैं कि इस 1857 के सिपॉय म्यूटनी में जो भी हमारे सोल्जर्स लड़े वो वॉर हीरोज थे. उनको उन्होंने क्या कहा, वॉर हीरोज. तो वो पैट्रियोटिक थे.
excessive pride and praise in the banner of Britain, which always remains flying high at the roof. है ना, बार बार वो ये चीज कहते हैं कि हमारा जो इंग्लैंड का बैनर है, जो कि इनका फ्लैग है, वो हमेशा टॉप पर रहता है. तो यहाँ पर एक्सेसिव प्राइड और प्रेज देखने के लिए हमें मिला. एंड इन द एंड टेनिसन एक्सप्रेसेस हिज फेथ इन द गॉड. लास्ट में जाकर जो टेनिसन है वो दिखाते हैं अपना विश्वास भगवान में भी. किस तरीके से? वो कहते हैं सेव्ड बाय द ब्लेसिंग ऑफ हेवन, कि मतलब भगवान की वजह से, गॉड की वजह से ही हम बच पाए हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट एनालिसिस. एंड इफ वी टॉक अबाउट थीम, सो फर्स्ट थीम ऑब्वियसली इज म्यूटनी. देन पैट्रियोटिज्म, मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया. रिवेंज तो है ही भाई, पूरा वॉर हो रहा है ये. एंड जेंडर रोल, विमेन को भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाया है. सो दीज आर दी थीम्स. आपको कोई और थीम लग रही है, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो. सो गाइज, आई होप आपको ये पोम द डिफेंस ऑफ लखनऊ अच्छे से क्लियर हो गई होगी. और इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप. I'll give the link of all the three in the description box. So do follow me on Instagram and also on my Facebook page. And I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी. अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. और गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.